हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जीके पोर्शन धीरे धीरे कवर होता जा रहेगा। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जीके पोर्शन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसमें हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। हमने एशिया पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया और आज मैं आपके लिए अंटार्कटिका लेकर आया हूँ। इसको स्टूडेंट्स हिंदी में भी अंटार्कटिका ही कहेंगे। आज मैं आपके लिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट लेकर आया हूँ। इसके स्टूडेंट्स कुछ थोड़े ही 5 या 6 पॉइंट्स ही देखने को मिले मुझे आपके एग्जाम्स में जो आते हैं 5 या ओनली 6 पॉइंट्स। अगर और आएंगे तो मैं और लेकर आऊँगा। और इस सेशन के लास्ट में थोड़े हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ टैक्स के बारे में है, कुछ कर के बारे में है जो उस टाइम पे लगाए जाते थे। वो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जीके की है, साथ में जियोग्राफी का अंटार्कटिका के पॉइंट कुछ थोड़े पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने साथ में 5 to 6 पॉइंट थोड़े जीके पोर्शन में हिस्ट्री के भी ले लिए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेशन में, लास्ट वाले प्रैक्टिस सेशन में कहा भी दिया है कि जो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे उसके मैं ऑब्जेक्टिव टाइप लिखूंगा। स्टूडेंट्स ये जीके पोर्शन है, जीके पोर्शन को स्टूडेंट्स ऐसे ही याद किया जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया है और मेरे सर ने भी मुझे ऐसे ही करवाया है। मुझे याद हो गया है जीके का पोर्शन 1 वर्ड में ही मुझे याद हो गया, तो आपको क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में रैंक रैंक किस चीज का रैंक? एरिया में रैंक क्या है? एरिया में क्या रैंक है अंटार्कटिका का? एरिया में है 5th रैंक है। अंटार्कटिका ओशियन का एरिया में 5th रैंक है, 5वें नंबर पे आता है एरिया में। आप मुझे इंडिया का आप सबको एरिया पता है? इंडिया का एरिया है 3,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 3,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है इंडिया का एरिया। पूरे इंडिया का एरिया 3,87,000 इतना है। तो अंटार्कटिका का रैंक क्या आता है एरिया के टर्म्स में? 5th रैंक पर है। और अंटार्कटिका का पॉपुलेशन के टर्म में रैंक क्या आता है? 7th नंबर पे, लास्ट। ये आप सबको पता है अंटार्कटिका क्या है? ये ओशियन है, तो ओशियन में कोई रहता ही नहीं है, इसलिए लास्ट में आता है। ओशियन में स्टूडेंट्स कौन रहेगा? जादूगर? कोई नहीं रहता ओशियन में। ये अंटार्कटिका ओशियंस है। मैंने बोला धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो मैं इसका बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हम और भी आगे पढ़ते जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था हमें ये देखना है कि हमें कौन सी चीज़ छोड़नी है। सबसे पहले ये देखना जाता है कि हमें पीएचडी नहीं करनी कि सब चीज़ के बारे में हम पूरा फुली डिटेल्स। आपको पैरामेडिकल का एग्जाम क्लियर करना है, पैरामेडिकल का टीचर नहीं बनना पेपर चेक करने वाला, बस आपको एग्जाम क्लियर करना है बस। आप मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूँगा कि पहले ये चीज़ देखनी चाहिए क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ पढ़नी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा सा कि एरिया में रैंक कौन सा है? एरिया में रैंक है 5th, पॉपुलेशन में रैंक है 7th और हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। आप मुझे कमेंट्स में साथ साथ में आप रिविज़न भी करते जाइए। एशिया और यूरोप मैंने पढ़ा दिया है। एशिया का हाईएस्ट पीक और यूरोप मैंने यूरोप पढ़ाया है क्या सेकंड नंबर पे कि क्या पढ़वाया है? सॉरी, एशिया मैंने पढ़ा दिया, एशिया का हाईएस्ट पीक और अफ्रीका का हाईएस्ट पीक आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। और अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है विंसन मासिफ। ये स्टूडेंट्स जो बोलते हैं हिंदी में लिखिए सर, ये हिंदी में भी विंसन मासिफ ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं हिंदी में कैसे लिखूँ, टाइप नहीं होता और यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं लिखता। इसलिए हिंदी में भी इसको विंसन मासिफ ही कहते हैं। विंसन मासिफ को हिंदी में, इंग्लिश में विंसन मासिफ, बस इसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। ये अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज आल्सो नोन एज। मुझे आप कमेंट में आंसर दीजिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज आल्सो नोन एज। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को और किस रूप के नाम में जाना जाता है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को व्हाइट कॉन्टिनेंट और व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। और क्या कहते हैं इसको? वेट, कहाँ चले गए? हाँ, यहाँ पे खाली जगह है। व्हाइट कॉन्टिनेंट, सफ़ेद महाद्वीप, इतना तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। और कॉन्टिनेंट फॉर साइंस, इन दो नामों से जाना जाता है। कॉन्टिनेंट फॉर साइंस,
इन दो नामों से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को। आप मुझे कमेंट में बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को किस नाम से जाना जाता है? ये कॉन्टिनेंट फॉर साइंस, इसे कॉन्टिनेंट फॉर साइंस क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैंने फिर पहले भी कहा है, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसे वैसे ही मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताते जाऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका इज, अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो मीन्स की जो भी वोल्केनो जिसमें आता हो, जैसे वोल्केनो तो स्टूडेंट्स हर हर हफ्ते थोड़ी आता है वोल्केनो, वोल्केनोस के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं, अनएक्टिव वोल्केनोस क्या होते हैं, प्राचीन वोल्केनोस क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा अच्छे से डिटेल्स में। मैंने कहा है ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका इज, कौन सा है ये? माउंट इरेबस। माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एक्टिव वोल्केनो। आप मुझे इंडिया का एक्टिव वोल्केनो बताइए। स्टूडेंट्स, इंडिया की जहां बात आती है तो हम इंडिया वाले सब कुछ चीर देते हैं। इंडिया का एक्टिव वोल्केनो का मुझे आंसर आना चाहिए, बाकी सबका कुछ पॉइंट मत दीजिए, बस इंडिया का जहां बात कर दिया मैंने उसका सब बच्चों का कमेंट्स आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, माउंट इरेबस इसका एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका का। मैंने कहा था अंटार्कटिका के कुछ 5 to 6 पॉइंट्स ही मिले मुझे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं। आपने स्टूडेंट्स कुतुब मीनार का नाम तो सुना होगा, कुतुब मीनार। अब तो सुना होगा कि वो ऐसे ही हवा में ऊपर से गिर कर थोड़ी नीचे आ गया। वो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैं इसने कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने आपको बताया था कौन था वो? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये फाउंडर था, ये फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था। किसका था फाउंडर? दिल्ली सल्तनत। जब दिल्ली में मुसलमान लोग राज करने आए, सबसे पहले वहाँ का राजा ये बना था, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, और इसका एक गुलाम था, इसलिए स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी मतलब कि गुलाम का वंश, ये उनका फाउंडर था। फाउंडर था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। आप मुझे स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर दीजिए, फाउंडर और रियल फाउंडर में डिफरेंस क्या होता है? आपने मुझे एक और चीज़ का आंसर नहीं दिया है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रेपरेशन अच्छे से नहीं करनी है, आप बस टाइम पास के लिए आ रहे हैं। नहीं तो कमेंट्स में भर गया होता अभी तक लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या आंसर होता है। जो बच्चे कमेंट करते हैं कम से कम वो तो आंसर दे दीजिए। हाँ, तो चलो, मैं कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था। किसके लिए बनाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थी? इसकी मम्मी जी थी, इसकी वाइफ जी थी, इसकी दीदी जी थी, कौन थी ये मुझे बताइए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थी? ये काकी, काकी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स रोटी बांटने वाला। काकी मीन्स होता है रोटी बांटने वाला। इसका ट्रिक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया। इसे आप कर सकते हैं, कुतुब मीनार कुतुब बख्तियार काकी की याद में बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर जितने भी फेमस बिल्डिंग्स है, रिजोर्ट्स हैं, सबके फेमस नेम है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको अपनी कमर कस के करते रहिए। कुतुब ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। आप मुझे कमेंट्स में ऐसे बताइए कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इसका क्या रिलेशन था। काकी का मीन्स होता है रोटियां बांटने वाला। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड जजिया फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स। अब बोलेंगे कि सर ये जजिया टैक्स क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है जजिया टैक्स? स्टूडेंट्स, जजिया टैक्स होते हैं कि उस समय एक थे मुस्लिम लोग थे और एक थे गैर मुस्लिम लोग। गैर मुस्लिम लोग में बाकी गैर मुस्लिम लोग तो आप समझ सकते हैं कि एक तो मुस्लिम लोग थे, गैर मुस्लिम में बाकी सब कुछ आ जाते थे। बाकी कौन से रह गए? हिंदू रह गए, क्रिश्चियन रह गए, ये सब दो लोग आ जाते थे अदर्स के। तो मुस्लिम लोगों को ये जजिया टैक्स नहीं देना पड़ता था, गैर मुस्लिम लोगों को ये जजिया टैक्स देना पड़ता था। जजिया टैक्स क्या था? ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था, कि जैसे वहाँ के राजा मुस्लिम लोग थे तो वो तो मुस्लिम से नहीं लेते थे कर्जा। बोलते थे कि जो गैर मुस्लिम है वो तो मेरी वजह से प्रोटेक्ट हो ही रहे हैं। अब सोचेंगे कि कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, वो उनके घर के आके तलवार लेके खड़ा रहता था राजा? नहीं, राजे का एक नाम था, उस राजा का बहुत ही शक्तिशाली था, राजा का नाम था कि बहुत ही खौफनाक राजा है। उस राजा की डर से उसकी प्रजा पर कोई आक्रमण नहीं करता था, कोई लुटेरा नहीं करता था। इसे मुस्लिम लोग तो ऐसे इससे भी बच रहते थे, पर इस राजा से, जैसे कुतुबुद्दीन राजा है, इस राजा से मुस्लिम लोग तो बचे ही हैं, और गैर मुस्लिम लोग भी सुरक्षित हो जाते थे इस राजा के नाम से। तो ये बोलता है, उस समय तो आपको पता था कि जाति का भेदभाव कितना सब था। ये
ये गैर मुस्लिम को प्रोटेक्शन मनी देता था। प्रोटेक्शन मनी मीन्स कि एक तरह जजिया टैक्स मीन्स एक तरह की प्रोटेक्शन मनी जो गैर मुस्लिम लोग उस राजा की वजह से जैसे ने पानी पूनी ये सब पानी खाना पीना उस राजा की वजह से प्रोटेक्ट हो जाते थे, अपना अच्छा खुशहाल जिंदगी जीते थे, वो होता था जजिया टैक्स। सबसे पहले ये किसने लागू किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किया गया मोहम्मद बिन है एन है ये, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था, पर मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण लोगों के ऊपर जजिया टैक्स नहीं लगाया था। गैर मुस्लिम में ब्राह्मण लोगों को छोड़ के बाकी सबके ऊपर जजिया टैक्स लगाया था। आगे आ गया फिरोज शाह तुगलक के पप्पा जी का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जोना खान के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के पापा जी का नाम था, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के दादाजी का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक मीन्स आप समझ जाते होंगे कि तुगलक मीन्स आपको समझना चाहिए कि ये तुगलक वंश की बात कर रहे हैं हम लोग, तुगलक वंश की बात कर रहे हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक का जो डैडी जी थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनको सबसे असफल अनलकी राजा माना जाता था, तो ये तो हम बढ़ नहीं रहे, आपका रिस्पॉन्स आएगा फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विच प्लेनेट का रेड प्लेनेट, ये आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। ये मैं कौन सा प्लेनेट है ये मैं बता देता हूँ। रेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज, रेड इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज ड्यू टू Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। इसको कमेंट में नाम दीजिए, इसका केमिकल नेम क्या होगा? ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया। Fe2O3 का केमिकल नेम, Fe2O3 का केमिकल नेम क्या होगा? इसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। हमारा अगला गया हु इंट्रोड्यूस रुपया किसने? आजकल ये अब पूरी जनता जिसके सामने, पूरी दुनिया जिसके सामने झुकती है वो है रुपया, और एक गोलगप्पे वाला। रुपया किसने इंट्रोड्यूस किया? रुपया इंट्रोड्यूस किया शेर शाह सूरी। ये हुमायूं का बहुत अच्छा दोस्त था, अकबर के पापा का बहुत अच्छा दोस्त था। बाद में बाबर ने हुमायूं को कहा था कि ये शेरशाह सूरी बहुत ही चालाक है, इससे बचकर रहना। बाद में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में भी युद्ध हुआ था। फिर सूरवंश भी होता है। बहुत सारी स्टूडेंट्स, आप बोलिए, आपका रिस्पॉन्स दीजिए तो आपको मैं पूरा मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकाल आपके जुबान पर रटा दूंगा, आपके टिप्स पर होगा पूरा मध्यकाल का ही मध्यकाल। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, लाइक भी मत कीजिए पर कमेंट जरूर कर दीजिए मुझे, इससे मुझे आपका फीडबैक या रिस्पांस मिलेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं अगर और ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँ या थोड़ा पढ़ाने के स्टाइल में चेंज करूँ। लाइक पे मत कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट देखने का मेरा यही मतलब है कि आपको मैं किस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे सपना थोड़ी आएगा कि उस बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, उस बच्चे को इस टाइप के। अगर कमेंट करेंगे तब भी तो मुझे पता चलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय स्पेलिंग अच्छे पूरी लिखनी है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।